नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने अगला हिस्ट्री का 12th का अगला भाग आ चुका है, जिसमें 76 के पहले का क्वेश्चन हमने बता चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान। पहला क्वेश्चन, मौर्य काला का निम्न में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण नमूना है। कह रहा है मौर्य काला में सबसे महत्वपूर्ण नमूना क्या है, तो स्तंभ। देखिए, नमूना का मतलब है कि मौर्य काला, काला माने स्तंभ, स्तंभ माने कोई स्तंभ से क्या आपको लग रहा है कि कोई चीज़ दीवार टाइप पर होगा, स्तंभ टाइप पे, तो वो बहुत ही काला, उसका बहुत ही बेहद अच्छा रहता है स्तंभ का। कोई भी स्तंभ बनता है, देखिएगा चार मीनार को भी स्तंभ नहीं बोल सकते, लेकिन दीवार टाइप पर बोल सकते हैं ना। तो स्तंभ जो राजा महाराजा का जो स्तंभ होता था, दीवार होता था, बहुत ही शाब्दिक महत्वपूर्ण नमूना टाइप का होता था, देखिएगा, ठीक है, जहाँ दरवाजा होता था। तो यहाँ मौर्य काल के निम्न में से कौन सब शाब्दिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो स्तंभ याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। कह रहा है गुप्त के काल में चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, फाहियान, ठीक है। तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्त रूप से, देखिए गुप्त रूप से कौन आता है, गुप्त रूप से कौन आता है, जो गायब होता है। फाहियान फरफरा के आया था, यानी उड़ के आया था, उड़ के आया था। मान लीजिए चिड़िया आपके पास आकर बैठ गई, तो आपको पता नहीं, गुप्त रूप से आकर बैठ गई, यानी फरफरा कर आ गई, पंख अपना फरफरा के आई होगी, ठीक है, तभी ना गुप्त रूप से आ गई। तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, याद रखेंगे फाहियान, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है भारत के किसके दरबार में आया था, भारत में किसके दरबार था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। तो देखिए, मेघ बरसता है, तो मेघ कब बरसता है, देखिएगा कभी कभी अचानक गुप्त रूप से बरसने लगता है, ठीक है। मेघ स्तनीज माने नीचे जमीन पर कैसे बरसने लगता है, चंद्रमा उगता है, चंद्रमा, तो उसको क्या होता है, उसको बादल ढक लेता है और गुप्त रूप से बरसने लगता है। अचानक रात में सोए रहते हैं और बारिश होने लगता है, चंद्रमा भी गायब होता था। चंद्रगुप्त मौर्य मेघास्तनीज भारत किसके दरबार में आया था, मेघ माने बादल, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे, प्रयाग प्रस्ती से, प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है, प्रयाग प्रस्ती से। तो देखिए, गुप्त जानकारी, समुद्र की गुप्त जानकारी कैसे मिलती है, प्रयास करने पर ही न मिलती है दोस्त। प्रयास, वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते हैं तो उनको प्रस्ती होती है, गुप्त जानकारी मिलती है, किसकी, समुद्र की। तो पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो प्रयाग प्रस्ती से प्राप्त होती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। नवरत्न नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, एक हमारा जहाज था विक्रमादित्य, नाम था विक्रमादित्य, जो मोदी जी उसके बारे में कभी कभी बोल भी चुके हैं, तो याद रखेंगे। वो नवरत्न में यानी सबसे ताकतवर हम लोग का क्या था, पानी वाला जहाज था, उसका नाम था विक्रमादित्य। वो गुप्त रूप से रहता था और दुश्मनों की खबर रखता था, चंद्रमा जैसा, जिसे चंद्रमा ऊपर से देखता है और सबका गुप्त रूप से खबर रखता है, इसी तरह हम लोग का वो रखता था। तो नवरत्न यानी नवरत्नों में से एक था वो, इसलिए नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास, ठीक है। देखिए, गुरु का दास बन के ही रहने पर हम लोग का ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान, अभिज्ञान कब प्राप्त होगा, जब हम लोग दास बनकर रहेंगे तब। कालिदास,
याद रखेंगे इससे क्या, कालिदास। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो याद रखेंगे अशोक। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो याद रखेंगे क्या, अशोक। अशोक, ठीक है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ये अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अच्छे एक राजा थे, इसीलिए उनको प्रियदर्शी लोगों ने कहा। वो, ठीक है, कुछ अच्छे टाइप पर राजा सिद्ध हुए थे वे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, मेघासीर ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो याद रखेंगे 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित करता है। देखिएगा, मेघ जब बरसेगा ना, तो लोग कितना भी यात्रा करते रहे हो भारत में या फिर समाज में, लोग कहीं भी बैठे होते हो, वो क्या होते हैं, सब भाग कर इकट्ठा हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं और छिप जाते हैं घरों में, क्योंकि मेघ बारिश होने लगती है, मेघ बरसने लगती है, तो क्या करते हैं, वे लोग बैठ जाते हैं। चलिए अब तो याद हो जाएगा ना, मेघास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 7 वर्गों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है? तो याद रखेंगे राष्ट्रकूटों ने। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूटों ने। तो देखिए, एलोरा, कैलाश, कैलाश जो मंदिर है, कैलाश पर्वत जो है, वहाँ पे हमारे राष्ट्र के लोग जाते हैं ना, हमारे देश के लोग बहुत जाते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? चीन में है, ठीक है। फिर भी हमारे राष्ट्र के लोग वहाँ पे भगवान शिव का वहाँ पे माना जाता है कि भगवान शिव जो है वहीं पर रहते हैं, वहीं उनका स्थल है, इसलिए हमारे राष्ट्र के लोग कहाँ जाते हैं? वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। याद रखिएगा, पुराणों की संख्या कितना है? 18। ये तो आप लोग को खुद ही याद हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बताइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में। क्या याद रखेंगे? तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में। इसको कैसे याद रखिएगा? तक्षशिला ताक में रहता है, पाकिस्तान जो होता है ताक में रहता है, और जब भी मौका मिलता है वो आतंकवादी को भेज देता है। क्या करता है पाकिस्तान? हमारे देश में आतंकवादी को भेज देता है, जिससे हमारे देश का माहौल खराब करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 88 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये तो आप लोग को याद ही होगा कि 18 दिन चला था। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। क्या गजब बात है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ये तो आप लोग को मालूम ही होगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। अब महाभारत की भाषा रचना किस भाषा में कैसे याद रखेंगे? तो पहले देवताओं का भाषा संस्कृत था, मतलब कि महाभारत एक ग्रंथ है, और ग्रंथ जो लिखा गया होगा जरूरी है कि संस्कृत में ही लिखा गया होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग आगे की ओर, महाभारत किसने लिखा? आप लोग बताइए, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखा, ठीक है। महाभारत, महाभारत तो महर्षि व्यास। अब महाभारत से, भारत में पहले बहुत सारे क्या रहते थे? ऋषि महर्षि रहते थे, वेद व्यास रहते थे, वेद भी ऋग्वेद, यजुर्वेद सब है, और व्यास भी रहते थे, ठीक है। तो ये जितना सारा है सब भारत में रहते थे, ठीक है। और इससे ही याद रखेंगे कि महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। जाति का लक्षण कौन नहीं है? साम्या नहीं है, साम्या,
जाति का लक्षण क्या है नहीं है, साम्य नहीं है। ये अपने से याद कर लीजिएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द से भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इन शब्दों का प्रयोग बिना बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो इसका आंसर क्या होगा, किस लिए किया जाने लगा, विदेशियों के लिए। तो देखिए हमारे देश में विदेशियों का बहुत मानदान होता है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई। तो आंसर याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। जब वेदों का ज्ञान खत्म हो गया तो लोगों का दिमाग खराब हो गया और क्या हुआ, वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई, वंश के अनुसार जाति में परिवर्तन हो गई। चलिए आगे की ओर अगला क्वेश्चन है, गोत्र किसका सूचक था। तो बताइए आंसर आप लोगों को, गोत्र किसका सूचक था। तो गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से ढक्कन में, चलिए आगे की ओर देखिएगा, निम्न में से ढक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों पुराणों में हुआ है। तो इसमें इनमें सभी हो जाएगा, आंध्र, पुलिंद और सवर, ठीक है, आंध्र, पुलिंद और सवर, ठीक है। तो महाकाव्य पुराणों में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, कहाँ मिलती है, स्मृतियों में मिलती है, ठीक है। वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहले कहाँ मिलती है, स्मृतियों में। देखिए हम लोग का जब हम बचपन में रहते हैं हम लोग तो वर्ण सीखते हैं, वर्ण माने क ख ग सीखते हैं, और हमारी स्मृतियों में बहुत ज़्यादा जल्दी जाकर ऐड हो जाती है, और ऐड जब हो जाती है तो हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तभी पर भी हम लोग भूलते नहीं हैं, ठीक है। याद रखेंगे, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है स्मृतियों में, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, महाभारत का समालोचन संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। तो याद रखेंगे 37 वर्षों में, ठीक है। महाभारत का समालोचन संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ, तो 37 वर्षों में। आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, ठीक है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है। तो ये अंतरह विवाह कहलाता है। गोत्र के अंदर, अंदर देखिए अंदर के बाद अंदर विवाह, गोत्र के अंदर तो अंतः विवाह, अंतः माने भी अंतः माने अंदर विवाह होता है, बाहरी विवाह नहीं, ब्रह्मा विवाह नहीं, गोत्र के अंदर विवाह किया जाता है तो अंतः विवाह याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। तो हाँ, पहले ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, क्योंकि ब्राह्मण ही सबसे उच्च कोटि का माना जाता था। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन 100 नंबर, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। तो गुफा के दीवारों पर, क्या, गुफा की दीवारों पर सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति का प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है, तो गुफा की दीवारों पर। सातवाहन का चित्र जब आपका बनेगा राजा महाराजा, तब पता है कि गुफा में ही ज़्यादातर वे लोग बनवाते थे। कहाँ बनवाते थे, गुफा में ही। तो यह इसे याद रखेंगे कि गुफा में, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। तो अर्जुन को बनाना चाहते थे। ये तो आप लोग पता ही होगा, ये कहानी बहुत प्रचलित है, ठीक है। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, तो अर्जुन को बनाना चाहते थे। अद्वितीय माने कोई नहीं मारने वाला, अ से अद्वितीय, अ से अर्जुन, याद रखेंगे अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार के। इसको आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को जाना जाता है। देखिए भीष्म को, यानी महाभारत में गंगा पुत्र को, कोई भी जब हिंदू धर्म में मर जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उसका
उसको गंगा में क्या किया जाता है, उसके भस्म को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। उसके भस्म को क्या कर दिया जाता है, गंगा में प्रवाहित करते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाता है। ये हिंदू धर्म में एक पवित्र माना जाता है। ठीक है, उसमें भस्म को उसको प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा में। ये जगह महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को जाना जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो 102 में महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख किया गया है, तो 102 में। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है, तो आप लोग देखिए 105 नंबर, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी, तो आंसर क्या होगा, विचित्र वीर्य की। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी, तो विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन थी, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान, महर्षि व्यास द्वारा सभी इनमें से पांडु हो जाएगा, धृतराष्ट्र हो जाएगा, विदुर हो जाएगा, मतलब कि इनमें से सभी ये सब महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला, घटोत्कच किसका पुत्र था, आप बताइए जल्द से जल्द। 107 नंबर क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था, तो भीम का था। ठीक है, घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच किसका पुत्र था, तो भीम का पुत्र था। इसको कैसे याद रखेंगे, तो घ से होता है घारा, और घारा में क्या रहता है, म रहता है, मम रहता है, मम माने क्या, पानी। तब भीम म, भीम म, भीम म, भीम म। और भीम जो थे क्या पिला देते, किसी को मारते थे ना तो उसका पानी पिला देते थे, उसको पानी पानी कर देते थे, पसीने पसीने कर देते थे। चलिए, भीम ने हिंडम्बना के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, बोलिए ना दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्द से जल्द, तो गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था, गंधर्व। भीम ने हिंडिबा, हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह किया था, तो गंधर्व विवाह था, हिंडिबा, 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 देखिए हिंडिबा, गंधर्व विवाह किया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये तो आप लोग को याद ही होगा, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, बोलिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, आप लोग बताइए। तो इनमें से सभी की पत्नी थी। आप लोग कहानी तो जानते ही होंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, क्रमवादिकारस्तेमा फालुक्वाद से श्रीमद् भगवत गीता किस अध्याय में वर्णित है, तो आंसर क्या होगा, द्वितीय। द्वितीय मतलब कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो ग्रंथों में अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो याद रखेंगे, अद्वितीय से द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है, बताइए। 111 नंबर क्वेश्चन, जल्द से जल्द। इन सभी ने, क्या, इन सभी ने। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो इनमें से सभी ने, कौन कौन, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणीय सतवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी के विवाह, क नंबर क्वेश्चन, विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े, तो याद रखेंगे शक, शक वंश के साथ जोड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है, तो शांति पर्व में मिलता है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो शांति पर्व मिलता है। किस पर्व में, महाभारत के किस पर्व में, तो पर्व आ जाए तो पर्व मनाते हैं तो शांति से ही ना मनाते हैं। लोग सोचते हैं कि पर्व कोई भी मनाए तो शांति से मनाए। ठीक है, तो शांति पर्व याद रखिएगा। 114 में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो आप लोग बताइए जल्द से जल्द। शूद्र, आंसर क्या होगा दोस्त, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, पुरुष सूक्त में, तो पुरुष सूक्त से याद रखिएगा शूद्र। तो दोस्त अच्छा लगे तो लाल कलर का नीचे बटन होगा उसको दबा ही दीजिएगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
ओके, बाय, टेक केयर।